आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। जब हमने चैप्टर 1 किया था तो हमने कहा था वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने क्या कहा था कि पहले प्लानिंग होता है, वी set our goals, we set our alternatives and we find the best option to do, and then we execute our plan and then we follow up whether we are going as per plans or not. Okay, this is planning. And जो planning का पूरा process है उसमें आगे के सारे functions भी automatically include हो जाते हैं, because planning is not a one time function. ऐसा नहीं है कि प्लानिंग हो गई बस हो गई, तो इट इज़ नॉट अ फर्स्ट स्टेप, इट इज़ इंक्लूडेड इन एवरी स्टेप। फिर प्लानिंग के बाद हमने किया ऑर्गेनाइजिंग, दैट व्हाट टास्क वी नीड टू डू, वी एस्टैब्लिश departments, we establish authority and responsibility and reporting relationships. तो we just make an organizational structure, एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। उस स्ट्रक्चर में फिल करने के लिए वी डू स्टाफिंग। हमने वो जो स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग में, उसके बाद हमने उसको फिल कर दिया उस स्ट्रक्चर को, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। और स्टाफिंग के बाद स्ट्रक्चर को फिल करना तो सफिशिएंट नहीं होगा, उस स्ट्रक्चर को फिल करने के बाद उनको कैसे काम करना है। बेसिकली अभी तक तो प्लानिंग ही चल रही थी। हमने यहाँ पे मैन पावर रिक्वायरमेंट सेट की, मैन पावर के बाद वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्क लोड एनालिसिस किया, फिर हमने रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, फिर हमने सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग दी, उनका करियर डेवलपमेंट किया, सब कुछ किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एवरीथिंग वी डिड। तो ये सब कर दिया, अभी तक एक्चुअल काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ तक प्लानिंग ही चल रही है। एक्चुअल काम यहाँ स्टार्ट हुआ, डायरेक्टिंग, इनिशिएट सेक्शन, यहाँ पर एक्शन स्टार्ट हो गया। अब जब डायरेक्टिंग आ गया तो डायरेक्टिंग में लीडरशिप भी आ गई कि आपको लीड करना है कि हाउ टू डू दिस वर्क। हमने लीडर बनाए, यहाँ पर थे ऑर्गेनाइजिंग में, हमने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ हमने अपॉइंटमेंट की, अब वो लीडर एक्चुअली में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है ना। मोटिवेशन, अगर कोई एम्प्लॉय को मोटिवेशन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, हर समय मोटिवेशन डज नॉट मीन ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म, इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो। जैसे कि कई बार आप लोगों को हम बहुत ज़्यादा डांटते तो फिर आपको मन नहीं करेगा कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, डांट तो पढ़नी है। ठीक है, तो वहाँ पे नेगेटिव मोटिवेशन काम नहीं आएगा, वहाँ पे पॉजिटिव मोटिवेशन काम आएगा कि वाई यू नीड टू स्टडी। लेकिन हमें ये पता है जितना मैं इससे प्यार से बात करूँगी उतना इस सर पर चढ़ेगा, तो वहाँ पर हमने उसे एकदम डांट फटकार के काम करवा लिया, दैट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दोनों तरह से, लेकिन चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कि हमें उस पर्सन्स को इस बात के लिए परसुएट करना है कि टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, टारगेटेड है। जो हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ डिसाइड किया वो टारगेटेड है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिवेशन वो काम कर रहा है। फिर सुपरविजन, सुपरवाइज करना कि वेदर यू आर डूइंग वर्क एज पर आवर प्लान्स, एज पर आवर स्ट्रैटेजी और नॉट, दैट इज supervision. And then communication, that is very important, क्योंकि without communication तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, this is also communication। अगर हम communicate ही नहीं करेंगे तो पढ़ाऊँगी कैसे। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आया, how will you ask if there is no communication? तो हमें communication, तो these are the 4 elements under directing which we need to discuss. Then हम कंट्रोल करेंगे कि एक्चुअल हमारा क्या था, स्टैंडर्ड्स हमारे क्या थे, मीन्स व्हाट वी प्लान्ड एंड व्हाट वी एक्चुअली गेट, व्हाट आर द डेविएशंस एंड हाउ दीज डेविएशंस कैन बी रिमूव्ड, एंड आर दीज डेविएशंस परमिसिबल, एक्सेप्टेबल और नॉट। ठीक है, ये हम कंट्रोलिंग में करेंगे और फिर फर्दर प्लानिंग बनाएंगे उन डेविएशंस पे काम करने के लिए। तो ये हमारा पूरा था। अब हम डायरेक्टिंग पे बात करेंगे मेनली। तो डायरेक्टिंग क्या है? एवरीवन हैज़ योर एनसीईआरटी बुक,
ठीक है, तो मैं डिक्टेट नहीं करवा रही हूँ, आप एनसीईआरटी में मार्क करते जाओ एंड यू नीड टू राइट, फिर लिखोगे बाद में। तो देखो डेफिनेशंस मार्क कर लो, एनसीईआरटी मस्ट है, मैं बार बार ये कहूँगी एनसीईआरटी मस्ट है। आप किसी भी ऑथर की बुक लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी मस्ट है। तो अब तुम देख लो तुम्हारे पास इतना टाइम और एनर्जी है कि तुम 2 बुक्स पढ़ सकते हो या नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी में कम है, बट कंटेंट एनसीईआरटी का ही अच्छा है। तो आप किसी भी ऑथर की बुक अगर लेते हैं तो उसको बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ले लें, ऑल्दो उसकी भी इतनी ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो मैंने आपको दिया ही हुआ है काफ़ी सारा, बट फिर भी इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, तो तुम्हें लगता है कि नहीं ये तो हमने मैम के असाइनमेंट्स तो सब कर लिया, अभी हमें और प्रैक्टिस करने का मन है, तो आप किसी भी ऑथर की बुक लो, लेकिन दैट शुड बी फॉर ओनली बैक क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल भी मत लेना कि उसी में से पढ़ना है। आई नो एनसीईआरटी समटाइम्स लुक्स थोड़ी सी बोरिंग लग जाती है कई बार, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं है, दूसरी सारी बुक्स बड़ी कलरफुल से अट्रैक्टिव सी होती हैं, बट ये समझो नाउ यू आर इन क्लास 12th, छोटे बच्चे होते हैं जो कलरिंग बुक से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। अभी आप धीरे धीरे आगे की प्रोफेशनल पढ़ाई जब करोगे तो कभी भी आपको कलरिंग बुक्स नहीं मिलेंगी, बहुत ही मोनोटोनस सी बुक्स मिलेंगी, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। ठीक है, तो आगे सीयूईटी के लिए भी, आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, हर एग्ज़ाम के लिए द ऑथेंटिक बुक इज़ एनसीईआरटी। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कभी भी डिस्प्यूट आता है तो दैट इज़ रिजॉल्व्ड ओनली थ्रू एनसीईआरटी। ठीक है, हम ये चाहे एनसीईआरटी सही है गलत है, एनसीईआरटी की लाइन्स पिक करके, सीयूईटी का पेपर तो एनसीईआरटी की लाइन्स पिक करके आता है, एनसीईआरटी की लाइन्स पिक करेंगे, एनसीईआरटी की हेडिंग्स पिक करेंगे, दैट्स इट। तो एनसीईआरटी आपको पूरी बाय द कोर ऑफ योर हार्ट ऐसे होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी जितनी मर्जी बार पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 जितना बार पढ़ सकते हो एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, सो देयर इज अ डेफिनेशन, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। इंस्ट्रक्शंस देना, एज अ सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप, एंड गाइडिंग पीपल, उनको लीडरशिप दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं इन डूइंग वर्क। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्पेसिफिक हैं, हम जनरल बात नहीं कर रहे हैं, हम काम करने की बात कर रहे हैं कि इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको इसलिए हायर किया गया है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, बट यू आर नॉट अ बॉन्डेड लेबर कि जो उन्होंने कहा वो करेंगे। तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिलमेंट के लिए यू मस्ट डू वर्क वट एवर असाइंड टू यू। अगर आपको जो वर्क असाइंड है आप वो भी नहीं कर रहे तो यू आर नॉट जस्टिफाइंग। तो इसलिए अपना जो भी काम है, जो भी उनका वर्क है, उस वर्क को करने के लिए उनको गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज, in the context of management of organization, directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization। आ गए ना चारों चीज़ें, ये 4 एलिमेंट्स आ गए डायरेक्टिंग के। ठीक है, तो उनको काउंसिल करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, लीड करना इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन हर कंटेक्स्ट में अलग है। जैसे कि अगर एज अ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में हम देखें तो मैं आपको डायरेक्ट कर देती हूँ कि हाउ टू राइट आंसर्स। आपको अगर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारा पढ़ने का टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो आई कैन हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट। आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं वो गाइड कर देती हूँ। आप बहुत लो फील कर रहे हो कि मैम हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही पढ़ाई, देयर आर समथिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग मी, तो मैं उसको डायग्नोस करने में हेल्प कर सकती हूँ। तो ये भी डायरेक्टिंग ही है, दिस इज़ ऑल डायरेक्टिंग। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं मोटिवेट कर रही हूँ, मैं सुपरवाइज कर रही हूँ, आपके टेस्ट ले रही हूँ, ये भी डायरेक्टिंग ही है। बट अभी क्योंकि हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमें इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, सो डायरेक्टिंग का मतलब और क्या हुआ, इट इज़ द वन ऑफ की मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। तो दिस इज नॉट द वन फंक्शन विच इज डन एंड केप्ट असाइड, नो, this is the function which is continuously done by all the manager at all the levels, even the top level, even the middle level
or the operational level. Every manager has to perform this activity. Characteristics, अब इसी की definition से अगर आपको clear हो जाए तो characteristics भी clear है. It initiates action. ठीक है, यानी कि जो भी हमारा काम है, जो भी एक्शंस हैं, उनको इनिशिएट करते हैं. इसमें देखो एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी. ठीक है, ये लाइन एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में आई MCQs में कि अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब होता क्या है कि क्योंकि ये इसमें सारी फंक्शंस आ गए, तो ये जो परफॉर्म दिस फंक्शन है ना, ये दिस फंक्शन वाला जो वर्ड है, ये बच्चे ये वाले वर्ड मिस कर जाते हैं और वो ये देखते हैं ओह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये तो हमने बस मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही किया था. और ऑप्शन में मैनेजमेंट होती है, ऑप्शन में मैनेजमेंट होगा, डायरेक्टिंग होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, ऑल ऑफ दीज भी होगा. तो बच्चे या तो मैनेजमेंट मार्क कर देते हैं या सोचते हैं नहीं ये तो डायरेक्टिंग में भी था, ये तो मैनेजमेंट में भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज भी कर देते हैं. तो आपको घुमाने के लिए हो गया, जबकि राइट आंसर. और इस पर लड़ते हैं, अगर स्कूल में या यहाँ पर मैं क्लासेस में तुम्हारे टेस्ट में उसमें नंबर काट लो तो तुम लड़ने भी आ जाते हैं बच्चे, मैम ये है तो सही देखो, फिर मैं उन्हें NCERT की लाइन दिखाती हूँ. तो ये सेम लाइन CBSE के एग्ज़ाम में भी आ चुकी है और CUET के एग्ज़ाम में भी आ चुकी है, दोनों में आ चुकी है. और बच्चों को अभी भी बताने के बाद यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि आप ये गलती ना करें. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जो मैंने अभी बताया कि एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. सॉरी. Then third is directing is a continuous process, means it is done continuously. मैंने कहा ना, it cannot be kept aside once completed. Regularly it needs to be done. भाई ऐसा तो नहीं ना कि मैंने आपको आज चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने कहा मैंने करा दिया. क्या होगा, मैं कहूँगी उसका असाइनमेंट करो, केस स्टडीज़ करो, फिर हम चेक करेंगे, फिर चेक करके मिस्टेक्स बताऊँगी, फिर तुम कहोगे मैम नहीं समझ में आया कुछ इसमें, ये टॉपिक, ये डेफिनेशन, फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं आपको आंसर राइटिंग एक्सप्लेन करूँगी, फिर टेस्ट होगा यानी कि इवैल्यूएशन होगा, फिर उसके इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप मोटिवेटेड भी होंगे, फिर आई विल कम्युनिकेट यू कि भाई टेस्ट में ये गलती और ये अच्छा है, आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है. तो यानी कि हम सारे एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के कंटिन्यूसली चल रहे हैं ना. चैप्टर ख़त्म कराना इज़ नॉट द सोल्यूशन. उसके बाद वो जो एग्ज़ाम टाइम आएगा बोर्ड्स का, तब रिवीजन करेंगे, फिर वापस हम ये सारी चीज़ें रिपीट करने वाले हैं. तो बेसिकली डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ओके, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि हमेशा जनरली क्या होगा, जो टॉप लेवल पे है वो नीचे वाले को डायरेक्ट कर रहा है. आप मुझे इतना डायरेक्ट नहीं करोगे, आपसे मुझे डायरेक्शन लेनी है, वो मेरा खुद का सेल्फ मोटिवेशन होगा, सेल्फ डिसीजन होगा कि क्या मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ. लेकिन दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डायरेक्ट यू, बट नॉट योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डायरेक्ट मी. ओके, सो डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो वाई डायरेक्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो एक इसमें लाइन है इस पैराग्राफ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टिंग गाइड्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. अब यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया, डैश गाइड्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये लाइन लिखी आ गई, डायरेक्टिंग गाइड्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, प्लानिंग सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड. तो अब क्योंकि प्लानिंग वाला तो हमें पता है श्योर है, डायरेक्टिंग में हम कंफ्यूज हो गए, तो हमने स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ ट्रू करना होता है. तो एक एक वर्ड इस तरह से हमारे लिए मैटर कर जाता है, तो ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है, नाउ डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएट एक्शन. देखो सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, जो भी हमने पहले किया. नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब अगर ये लाइन लिख कर आती है तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हेयर,
subordinate interest. सोचो, फिर से पढ़ो. डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स. Subordinate of पर क्या है? Personal interest to general interest. एक बार फिर से पढ़ो. Directing integrates employees' efforts in the organization in such a way that every individual effort contributes to the organizational performance. Directing integrates. मैं हिंट दूं? मैंने पूछा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा ये बताओ, ब्रॉडर सेंस से स्टार्ट करते हैं. फियोल या टेलर? फियोल. अब फियोल के 14 प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल यहाँ आ रहा है? मैं हिंट दे रही हूँ. डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ तो खेलना भी चाहिए वरना क्लास बोर हो जाती है. इट्स अ 3 वर्ड प्रिंसिपल. अब दिमाग लगाओ. अच्छा क्या स्मार्टनेस है. बस हिंट तो दिया मैंने. दिस इज 1 चलो खेले. वेरी गुड. वाना बोलती कम है लेकिन बोलती सही है. हाँ तो इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स. इंटीग्रेट कर रहे हैं वो सारे एफर्ट क्योंकि दे गो इन अ वन डायरेक्शन. एवरी इंडिविजुअल एफर्ट, हर इंडिविजुअल एक ही डायरेक्शन में जाए. ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं. मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस कहते हैं. पूरे पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, मतलब एक से ज़्यादा चैप्टर के हैं. लाइन किसी चैप्टर की होगी, पूछा कुछ और होगा. आपको अगर ये लाइन याद रह जाएगी और आपसे पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस बता दोगे, जबकि प्रिंसिपल पूछा है. लिखा भी होगा विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर, एक्सप्लेन इट. फिर भी आप कहोगे शायद मिसप्रिंट होगा. अरे नहीं, तो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस का पॉइंट था. ठीक है. नेक्स्ट, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप. अब थोड़ा दिमाग चलाओ. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर? बताओ. चलो पहले ये बता दो, टेलर है या फियोल है? मैं रिपीट कर देती हूँ. डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज. फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल and capabilities by motivating and providing effective leadership. मैं पहले पूछती हूँ टेलर है या फियोल है? चलो टेलर, ये भी ठीक है. हाँ क्या था? डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनल प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी. तो यहाँ पे ये टेलर का प्रिंसिपल है. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो डायरेक्टिंग की वजह से अगर आपको कोई भी न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है तो दिस इज़ वेरी इजी, क्योंकि आप उनको मोटिवेट कर सकते हो. अगर हम डायरेक्टिंग नहीं करेंगे, आपने सीधा बोला कि ये करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, ये करना है, तो हो सकता है उनमें कोई रिजिडिटी आ जाए. बट
अगर आप उनसे ये बोलोगे कि देखो ये करना है, इसके ये फ़ायदे हैं और पहले वाले में ये हमारे ड्रॉबैक्स थे, तो वी शुड डू दिस, वी शुड फॉलो दिस, तो दे विल बी मोटिवेटेड। ओके, तो प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी तो वो लोग कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेप्टेंस एंड कोऑपरेशन विद मैनेजर विल बी ईजी। Then effective directing helps to bring stability and balance in the organization, since it fosters cooperation and commitment among the people. ठीक है, तो डायरेक्टिंग की वजह से कॉपरेशन आती ही है एम्प्लॉयज़ में। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग नॉट इन सिलेबस। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग कट कर दो, ये सिलेबस में नहीं है। देखो जो हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है ना अभी वही है, इसीलिए क्योंकि डुप्लीकेसी हो रही थी। मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस में तो वो दे ही देते हैं, तो अलग से हमें प्रिंसिपल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इन सबको डिलीट कर सकते हो। एलिमेंट्स, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स से 4 एलिमेंट्स हैं: लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं: लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो हम सबसे पहले करेंगे सुपरविजन। सुपरविजन क्या हुआ? इट कैन बी अंडरस्टूड बाय 2 ways। 2 तरीके हैं इसको समझने के। पहला क्या है? पहला है एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग का वन ऑफ द 4 एलिमेंट्स है। एंड सेकेंडली एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। यानी कि हम लोगों ने जब हिरार्की की थी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे, उसमें भी जो ऑपरेशनल लेवल था दैट वाज सुपरवाइजरी लेवल। So that was based on functions performed by supervisor. So we can understood this term by 2 ways. One, element of directing, and the second is as a management hierarchy on the basis of function. ठीक है, तो सुपरविजन एज एन एलिमेंट क्या है? Supervision being an element of directing, every manager in the organization supervises his or her subordinates. ठीक है, गॉट इट, कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास लाइन आती है कि इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबॉर्डिनेट्स, गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट्स। ठीक है, दिस इज़ वन वे। ठीक है, ये आपका 4 मार्कर में थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं या केस स्टडी में आ जाते हैं कि विच 2 ways ऑफ सुपरविजन हाईलाइटेड इन द केस, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एक्सप्लेन 2 ways या हाउ मेनी वेज सुपरविजन कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो आपको 2 ways लिखने हैं, एज एन एलिमेंट एंड एज अ फंक्शन। तो एज एन एलिमेंट की एक्सप्लेनेशन ये हो गई, एज अ फंक्शन की सेकेंडली सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय सुपरवाइजर, a managerial position in the organization hierarchy at the operational level। ठीक है ना, इमीडिएटली अबव द वर्कर। याद है जब हमने फंक्शनल फॉरमैनशिप भी की थी तब हमने कहा था कि एक वर्कर इज गेटिंग डायरेक्शंस फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 8 सुपरवाइजर्स, तो वो अपने वर्कर्स के बाद सीधा सुपरवाइजर ही होते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में यही आता है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत डिटेल में नहीं करनी है, बहुत MCQs में आ जाती है या केस स्टडी में बहुत थोड़ी सी आती है, तो बस इतना लिख लो, सुपरवाइजर मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद वर्कर्स। ठीक है ना, सुपरवाइजर एक्ट्स एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द वर्कर्स, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि वर्कर्स की प्रॉब्लम मैनेजमेंट तक पहुंचाना और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स वर्कर्स की प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट तक पहुंचाना और मैनेजमेंट की जो डायरेक्शंस हैं, प्लानिंग है, पॉलिसीज़ हैं, टारगेट्स हैं, दैट इज़ कम्युनिकेटेड टू वर्कर्स। ठीक है, मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल, तो ग्रुप को यूनाइट करके रखना मीन्स मेंटेन्स हार्मोनी अमंग वर्कर्स,
Then next is ensures performance of work according to targets. Then next provides good on the job training. जो on the job training की हमने बात की थी staffing में, that is also provided by a supervisor. Okay? Leadership plays a key role influencing, इधर बेकार है छोड़ दो. Analyze the work performed by the workers. उनको फीडबैक देना, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके काम को एनालाइज करना, फिर उनको फीडबैक देना. दिस इज़ ऑल. ठीक है, तो यहाँ तक का आप एक बार चैप्टर पढ़ के इन नोट्स को नोटबुक में लिख कर रिवाइज कर लेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे. ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट. ठीक है, थैंक यू.